नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम जो है एमपी सीपीसीटी के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। इसका जो है सेकंड पार्ट है। ऐसे ऐसे करके हम जो है सभी पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे जो सभी डायमेंशन को कवर करेगी, यानी कि कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आप हल कर पाओगे मेन एग्जाम में, जो आपके सीपीसीटी के होते हैं। तो यहाँ पे हम जो है सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेजर प्रिंटर की प्रिंट स्पीड का अर्थ क्या होता है। तो देखिए लेजर प्रिंटर होता क्या है। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब जो होता है सीधा स्ट्रोक करता है कागज पर और जो है प्रिंटिंग का काम कर लेता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब हो जाता है जो स्ट्रोक नहीं करता, जो इनडायरेक्टली प्रिंट करता है, या तो लेजर के माध्यम से या तो इंक के माध्यम से। तो आपका लेजर प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाता है, और इसमें लेजर के माध्यम से क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। और प्रिंट स्पीड का मतलब क्या हो जाता है, प्रिंटर के द्वारा जो आपकी निकालने वाली यानी कि पर मिनट जो स्पीड होती है प्रिंट निकालने की, उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं। तो क्या होता है, प्रिंटर द्वारा प्रति मिनट प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या, ये बिल्कुल सही ऐसा मतलब हम मान सकते हैं इसको। प्रिंटर द्वारा प्रति मिनट प्रिंट किए गए शब्दों की संख्या, तो यहाँ पे ये शब्द तो नहीं होगा। प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए वाक्यों की संख्या, ये भी नहीं होगा। प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए पैराग्राफ की संख्या, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, पहला वाला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेज़र प्रिंटर की। लेज़र प्रिंटर होता क्या है। लेज़र प्रिंटर का मतलब हो जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो लेज़र बीम और टोनर पाउडर की सहायता से कागज़ पर तेज़ी से और हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग यहाँ पे करता है। लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है, सिंपल अगर देखें तो कंप्यूटर से प्रिंट कमांड जाती है, लेज़र बीम ड्रम पर इमेज बनाती है, टोनर पाउडर ड्रम से चिपकता है और टोनर कागज़ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ ही हीट और प्रेशर से टोनर स्थायी रूप से यहाँ पे चिपक जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस लेज़र प्रिंटर में ये पेपर ट्रे है। पेपर ट्रे मतलब पेपर यहाँ से जाता है, ये रोलर के माध्यम से इधर आता है। उसके बाद देखिए ये लेज़र आपको दिख रहे हैं, लेज़र से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आपका टोनर है वो पिघलता है और यहाँ से कागज़ पर चिपक जाता है। ठीक है, ये देखिए लेज़र बीम के माध्यम से जो आपका टोनर है वो यहाँ पिघलेगा पाउडर और चिपक जाएगा। चिपकने के बाद यहाँ पे आगे जाके क्या हो जाता है, ये रोलर के माध्यम से फिर घूमते हुए और हमको एग्जिट यानी कि पेपर ट्रे यहाँ फिर से मिल जाता है आउटपुट वाला। तो इस प्रकार से आपका लेज़र प्रिंटर काम करता है। लेज़र प्रिंटर की कुछ मुख्य फीचर्स अगर देखें तो हाई स्पीड में प्रिंटिंग करने की इसके पास क्वालिटी है, हाई क्वालिटी में टेक्स्ट आउटपुट देता है, टोनर का आउटपुट यहाँ पर सही देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ इंक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सूखा टोनर का उपयोग किया जाता है। लार्ज वॉल्यूम में प्रिंटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में ये आ जाता है। साथ ही इसके कुछ प्रकार है, जैसे अगर बात करें मोनोक्रोम, मतलब केवल ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे प्रिंट करेगा, और ये कलर लेज़र प्रिंटर आ जाता है जो थोड़े काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो रंगीन में ये काम करता है। इसके साथ ही लेज़र प्रिंटर के कुछ फ़ायदे अगर देखें तो तेज़ी से प्रिंटिंग, प्रति पेज जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है, यहाँ पे काफ़ी कम नॉइस करता है, ज़्यादा तेज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। प्रोफेशनल आउटपुट देखने को मिल जाता है, जो आज की डेट में आप नॉर्मली फ़ोटोकॉपी पेपर देखते हो, फ़ोटोकॉपी में जो प्रिंट आता है वो सारी चीज़ें लेज़र प्रिंटर के माध्यम से की जाती है। लेज़र प्रिंटर की कुछ लिमिटेशंस, मतलब प्रारंभिक लागत बहुत अधिक, यानी कि अगर बात करें इंकजेट की, तो इंकजेट तो 4-5 हज़ार 3 हज़ार में भी आ जाते हैं, पर लेज़र प्रिंटर की जो कॉस्ट है वो लगभग 15 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाती है। 10 से 15 हज़ार यहाँ शुरुआती कीमत यहाँ देखने को मिल जाती है। कलर लेज़र प्रिंटर काफ़ी जो है महंगा हो जाता है, लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास, और साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेज़र प्रिंटर से जुड़े कुछ फैक्ट अगर देखें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और टोनर पाउडर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। हाई स्पीड और हाई रेजोल्यूशन ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन को वेलासिटी माइक्रोफोन कहा जाता है। तो माइक्रोफोन के अलग अलग वैरायटी होती है। सबसे पहली बात करें तो आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर महोदय को अगर इनपुट चाहिए तो हमको ज़रूरत होती है इनपुट डिवाइस की, और इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाता है, साथ ही माइक्रोफोन भी यहाँ पे आ जाता है। अब माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसे मापी जाती है, माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है एक प्रकार से हम देखें तो अलग अलग उपयोग के हिसाब से, जैसे मान लीजिए सिंगिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना, जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ, तो अलग अलग यूज़ केस के हिसाब से माइक्रोफोन को यहाँ पे बांटा गया है। तो उसी में बोल दिया जा रहा है कि वेलोसिटी माइक्रोफोन को किस नाम से जाना जाता है। तो वेलोसिटी माइक्रोफोन को जाना जाता है रिवन माइक्रोफोन। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है रिवन। और इसके बाद अगर बात करें हम, तो रिवन माइक्रोफोन जो है ध्वनि तरंगों की जो वेलोसिटी है यानी कि गति के आधार पर काम करता है। और इसमें एक पतली धातु यानी कि रिवन होती है जो कि मैग्नेटिक जो एरिया होता है उसमें लगी होती है। और जो साउंड होता है, साउंड की गति से रिवन यहाँ पे हिलता है, विद्युत संकेत बनते हैं और इसी कारण वेलोसिटी माइक्रोफोन इसे कहा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखें तो हमको देखने को मिल जाती है, जैसे मूविंग कॉइल माइक्रोफोन की बात करें तो ये प्रेशर पर आधारित हो जाता है, जो सेकंड ऑप्शन था। कैपेसिटर की बात करें, कंडेंसर माइक्रोफोन बोल देते हैं इसे, जैसे मैं यूज़ करता हूँ कंडेंसर माइक्रोफोन। इसके बाद है क्रिस्टल माइक्रोफोन, बोले तो यहाँ पे पाइज़ोइलेक्ट्रिक यहाँ पे जो माइक्रोफोन है इस इफेक्ट के साथ ये काम कर लेता है। बात कर लेते हैं माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन मतलब सिंपल अगर देखें तो माइक्रोफोन जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो कि ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से यहाँ बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर पाए, यानी कि कंप्यूटर रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसे प्रोसेस कर सके। माइक्रोफोन के कुछ प्रकार हो जाते हैं, जैसे मूविंग कॉइल माइक्रोफोन जिसे डायनेमिक माइक्रोफोन भी कहा जाता है, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा इस प्रकार से माइक्रोफोन काफ़ी मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, बाहरी पावर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आमतौर पर स्टेज या स्पीच के समय इन माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होते हैं रिवन माइक्रोफोन ये आप देख रहे हैं, ये वेलोसिटी माइक्रोफोन भी कहा जाता है इन्हें। बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी होती है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट माइक्रोफोन की बात करें तो कंडेंसर या कैपेसिटर माइक्रोफोन। कंडेंसर ये इस प्रकार से आप देखो, कंडेंसर माइक्रोफोन तो हाई सेंसिटिविटी, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। एक्सटर्नल पावर यहाँ पे इनको चाहिए, साथ ही स्टूडियो रिकॉर्डिंग में इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर हो जाते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो देखिए पाइज़ोइलेक्ट्रिक जो आपका इफेक्ट हो उस पर आधारित हो जाता है, सस्ता होता है, हल्का होता है और आजकल इसका उपयोग कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 4 प्रकार के माइक्रोफोन। इसके साथ ही इसकी कुछ विशेषताएं होती है माइक्रोफोन की। तो साउंड को यानी कि ध्वनि सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, ये आपको समझ में आ गया। इनपुट डिवाइस की तरह ये काम करता है। वॉइस रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग एनवायरनमेंट के अनुसार ये उपलब्ध है और डिजिटल और एनालॉग दोनों रूपों में ये उपलब्ध है। साथ ही बात करें माइक्रोफोन के आविष्कार की, तो इसको बनाया था एमाइल वर्निनल ने। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 1876 में इसका आविष्कार किया था, ये पर्सन आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण अगर और कुछ देखें तो जो प्रारंभिक माइक्रोफोन था वो कार्बन माइक्रोफोन के नाम से जाना जाता था, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में। और इसका उपयोग जो है टेलीफोन में किया जाता था। बाद में इसको अपग्रेड किया और सुधार किया थॉमस एडिसन ने। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रिंटिंग में प्रिंटेड इमेज क्वालिटी की मानक माप निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो देखिए हम इमेज की क्वालिटी कैसे माप सकते हैं? एक पिक्सल से। मान लीजिए एक डॉट है और अगर एक एरिया में यानी कि इंच है, ये इंच है और इंच में हम देखें तो स्क्वायर होता है एक प्रकार से, हाइट और विड्थ दोनों एक स्क्वायर में। तो एक इंच के स्क्वायर एरिया में कितने डॉट होंगे? डॉट मान लो 500 है और दूसरे में डॉट 1000 है, तीसरे में डॉट 5000 है। तो मुझे बताइए ज़्यादा भीड़ कहाँ पे? यहाँ पे। और जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे क्वालिटी अच्छी है। तो इसका मतलब एक इंच में डॉट की संख्या को बोला जाता है प्रिंटिंग की क्वालिटी। तो एक इंच में डॉट की संख्या को बोला जाता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच इसे बोला जाता है। ठीक है, डॉट पर इंच बोले तो डीपीआई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? डीपीआई। डीपीआई जो है प्रिंटिंग इमेज की क्वालिटी की माप को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डीपीआई की। डीपीआई मतलब क्या हो जाता है? डॉट पर इंच, यानी कि प्रिंटिंग में उपयोग होने वाला एक स्टैंडर्ड है जो मेजरमेंट करता है और बताता है कि एक इंच में कितने डॉट प्रिंट किए जा रहे हैं। डीपीआई, जितना अधिक डीपीआई होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। जितनी जो डीपीआई है वो कम होगी, प्रिंट क्वालिटी उतनी ही कम होगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए डीपीआई मान लीजिए 100 है तो आपको पिक्सल जो है पिक्सलेट होते हुए नजर आएंगे, यानी कि अलग अलग पिक्सल दिखेंगे। और डीपीआई ज़्यादा है तो देखिए पिक्सल थोड़ा कम दिख रहा है, और ज़्यादा डीपीआई कर दो तो पिक्सल और कम दिखेंगे। तो इसका मतलब जितनी जो है कम पिक्सल दिखेगी यहाँ पे, पिक्सलेट नहीं होंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे होगी, यानी कि इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा होने वाला है। तो कहाँ उपयोग किया जाता है प्रिंटिंग की या प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए? इमेज और फोटो प्रिंटिंग के लिए, स्कैनिंग और पब्लिशिंग में इसका उपयोग किया जाता है। डीपीआई से संबंधित अगर देखें तो डीपीआई केवल प्रिंटिंग से संबंधित है। और स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए सामान्यतः पीपीआई शब्द का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे पिक्सल्स पर इंच एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। और यहाँ देखिए आपको लेज़र और इंकजेट प्रिंटर में डीपीआई काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 72 डीपीआई है तो लो क्वालिटी हो जाती है, और अगर 600 डीपीआई है तो वेरी हाई क्वालिटी हो जाती है।
डॉट पर इंच यानी कि प्रिंटिंग में इमेज की गुणवत्ता मापने के लिए इसका जो है एक प्रकार से पैमाना है जो हमने देखे अभी। और प्रति इंच कितने डॉट प्रिंट हो रहा है ये दर्शाता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें अगर देखें तो ये आपकी प्रिंटिंग से संबंधित कोई भी विकल्प नहीं है, तो ये फैक्ट भी नहीं है, तो ये हमने यहाँ पे देखे हैं। ध्वनि ऊर्जा को यानी कि साउंड को अब भी देखे थे, साउंड को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल तरंगों में कौन बदलता है? सिंपल सी बात, माइक्रोफोन बदलता है, ये आपको पता चल गया। यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए हेडफोन, माइक्रोफोन तो हमने समझ लिए। हेडफोन जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यानी कि कंप्यूटर के सिग्नल को हमारे सुनने योग्य सिग्नल में बदलता है। उल्टा काम करता है, माइक्रोफोन करता है ध्वनि को इलेक्ट्रिकल में, और हेडफोन आपका उल्टा करता है। हेडसेट की बात करें तो माइक्रोफोन और हेडफोन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हेडसेट कहलाता है। जैसे आज की डेट में बड्स सजाते हैं, या फिर जो आपके जो कॉलर वाले जो हो जाते हैं, एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के हेडसेट आ जाते हैं बहुत सारे। स्पीकर ये भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें इसे खालिस्तान करना होता है। तो देखिए कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो, अब देखिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का मतलब 0 और 1, और हम जो है इसको कहाँ से देंगे इनपुट? यूज़र के माध्यम से, और प्राप्त भी करेंगे हम जो है यूज़र, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो है ह्यूमन रीडेबल है और कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो मशीन लैंग्वेज में हमारे द्वारा रिकॉर्ड की गई चीज़ें अगर मशीन लैंग्वेज में जाएगी ऑडियो और वीडियो, तो सबसे पहले उसको 0 1 में बदलना पड़ेगा, और 0 1 में बदलने की टेक्निक को बोल देते हैं डिजिटलाइजेशन, यानी कि डिजिटाइज करना। यानी यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, डिजिटाइज किया जाता है। कभी भी कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो को अगर ले जाना है तो सबसे पहले उसको डिजिटाइज किया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड नंबर का है। बात कर लेते हैं डिजिटाइज क्या होता है। तो डिजिटाइज का मतलब क्या जाता है? किसी भी एनालॉग सिग्नल्स को, एनालॉग डाटा जो भी यूज़र के अंतर्गत पाया जाता है, तो उसे डिजिटल फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है? डिजिटाइज करना कहलाता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और उसे प्रोसेस कर सके। जैसे एनालॉग सिग्नल जो होते हैं इस प्रकार से तरंगे में होते हैं, उसकी सैम्पलिंग करना, क्वांटाइजिंग करना, एनकोडिंग करना, ये सारी चीज़ें करने के पश्चात क्या हो जाता है? 0 1 में यानी डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये ज़रूरी क्यों है? अब कंप्यूटर जो है 0 1 समझता है, तो अगर डिजिटाइज नहीं करेंगे तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो प्रोसेस नहीं करेगा। और ऑडियो वीडियो इमेज सभी चीज़ें जो है नेचुरल रूप से एनालॉग होते हैं, और इसलिए कंप्यूटर जो है कंप्यूटर में जाने से पहले सबसे पहले उसे क्या करना होता है? डिजिटाइज करना होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे माइक्रोफोन तो आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, स्कैनर फोटो को डिजिटल इमेज में बदलता है, वेब कैमरा वीडियो को डिजिटल डेटा में बदलता है। तो ये भी कुछ उदाहरण है इसके। डिजिटाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? एनालॉग सिग्नल लेता है, छोटे छोटे सैंपल में बांटता है, हर सैंपल को डिजिटल वैल्यू बोले तो 0 1 में बदलता है। जैसे अगर बात करें तो डिजिटाइज का मतलब एनालॉग को डिजिटल में बदलना। ऑडियो वीडियो इनपुट लेने के लिए डिजिटाइजेशन ज़रूरी है, और कंप्यूटर बिना डिजिटाइजेशन के इसे नहीं समझेगा। ये भी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो डिजिटाइज हमने समझ लिए। बाकी चीज़ें मैक्सिमाइज़ की बात करें तो विंडोज़ को मैक्सिमाइज़ करना इसका मतलब है, शॉर्टन मतलब छोटा करना, हाईलाइट मतलब टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है दशमलव संख्या जो होती है आपकी, यानी कि दशमलव बोले तो डेसिमल, मतलब जो आपका नंबर सिस्टम है उससे क्वेश्चन आए। डेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल का मतलब जिसकी पावर जिसका बेस जो होता है, तो ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखे 17, और 17 की जो बेस है वो कितनी है? 16। तो इसका मतलब क्या है? ये हेक्साडेसिमल। और कोई अंक हमने लिखे मान लीजिए 12, और 12 की जो बेस है वो 10 है, तो इसका मतलब क्या होगा? डेसिमल। तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलिए। तो बदलेंगे कैसे? तो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या है मान लीजिए यहाँ पे 24, और 24 में हम जो है 16 का भाग देंगे। तो देखिए 16 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार, ठीक है। यहाँ पे 16 आ गया और यहाँ पे एक बार चला गया। फिर उसके बाद जो है मतलब ये 8 बचा, ठीक है। तो 8 यहाँ बचा और ये क्या आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपका जो है 18 आएगा, ठीक है। शेषफल मतलब भागफल 1, और ये इस प्रकार से क्रम यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18। यानी कि सिंपल अगर देखें तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलेंगे 24 को, तो राइट आंसर आपका 18 आने वाला है। तो ये आप देख भी सकते हैं, 24 में 16 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 और शेष 8 आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप भी लिखी हुई है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। और बाकी अन्य चीज़ अगर देखें तो 30 दिया था, तो डेसिमल 48 का हेक्स है ये, और 11 0 दिया है, तो ये बाइनरी, यह बाइनरी है, और 24 का बाइनरी है। और 47 की बात करें तो 71 का हेक्साडेसिमल है।
चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लेम्पल जिव बेल्च यानी कि LZW क्या है। तो LZW की अगर बात करें तो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन है। कंप्रेशन मतलब किसी भी डेटा को छोटा करना। जैसे मान लीजिए 10 MB की चीज़ को 2 MB की जा रही है, तो वो क्या है, डेटा कंप्रेशन है। और डेटा कंप्रेशन के अंतर्गत लॉसलेस डेटा बोले तो LZW है। तो राइट आंसर हमारा पहला ही होने वाला है। ठीक है, लूजी नहीं है, लॉसलेस यहाँ पे डेटा एक्सटेंशन भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो राइट आंसर पहला है। यहाँ पे बात करते हैं हम लैम्पल जिव वेल्च यानी कि LZW क्या है। तो LZW एक प्रकार का लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम है और इसमें डेटा को कंप्रेस करने पर कोई भी जानकारी या डेटा को नष्ट नहीं किया जाता। डीकम्प्रेशन के बाद जो ओरिजिनल जानकारी है पूरी तरीके से वापस मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो 20 MB की चीज़ अगर 15 MB की जा रही है तो वो क्या है, LZW। वापस से उसको फिर 20 MB किया जा सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को कम करना LZW कहलाता है, लैम्पल जिव बेल्च। ठीक है, और यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स है। लॉसलेस कंप्रेशन है ये, यानी कि डेटा की गुणवत्ता बनी रहती है। डिक्शनरी बेस्ड एल्गोरिदम है, पैटर्न शब्दों की डिक्शनरी बनाता है यहाँ पे। और नो प्रेयर डिक्शनरी नीडेड, पहले से कोई जानकारी यहाँ पे नहीं होती डिक्शनरी की। यहाँ पे अगर देखें तो फास्ट कंप्रेशन डीकम्प्रेशन देखने को मिल जाता है। टेक्स्ट और इमेज दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कहाँ उपयोग किया जाता है, GIF इमेज को कंप्रेस करने के लिए, TIF को कंप्रेस करने के लिए, टेक्स्ट फाइल के लिए, पुरानी जिप आर्चिव कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। LZW बोले तो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम है और इसका इन्वेंटर है अब्राहम लैम्पल। लैम्पल देखिए अब्राहम लिम्पल है, इसलिए इसका नाम पड़ा लैम्पल जिप बेल्च। और जैकब जिप और यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेरी वेल्च। तो तीनों का नाम देखिए, लैम्पल, जिप और बेल्च। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा डेटा कंप्रेशन टेक्निक। इसके कुछ फैक्ट अगर देखें तो हम देख सकते हैं। देखें हमने LZW के बारे में देख लिया कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। बाकी चीज़ें अगर देखें तो लूजी कंप्रेशन, इसमें डेटा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है जो लूजी कंप्रेशन है। डेटा एक्सटेंशन बोले तो कंप्रेशन के बाद, ये कंप्रेशन से संबंधित तो है नहीं यहाँ पे बिल्कुल। लूजी एक्सटेंशन गलत अवधारणा है। ठीक है, तो ये वाला तो ठीक है पर इससे संबंधित नहीं है, मतलब दूसरा है। ये डेटा नष्ट कर देता है और हमारा LZW है वो डेटा को नष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं जिसका उपयोग जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो आपके मतलब कांस्टेंट होते हैं उनके जो व्यंजक होते हैं, ठीक है, वैल्यू होती है, उसको बनाने के लिए, एक्सप्रेशन बनाने के लिए किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर सहचारिता दाएं से बाएं है। तो हम देखिए जैसे हमारा देखिए एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है और ये तो आपका कैरेट है, मतलब कैप कहलाता है। तो बचा क्या, ये वाला, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए ए बड़ा है 20 है, ठीक है, ए बड़ा है 20 है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा ए इज़ ग्रेट और नहीं तो क्या हो जाएगा बी। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन सही होती तो ये आंसर रन होगा और नहीं होता तो ये वाला होगा। तो सिंपल है, ये वाला आपका राइट आंसर है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर की। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो कंडीशनल ऑपरेटर अगर देखें तो क्वेश्चन मार्क और कॉलन अगर देखें तो कंडीशनल ऑपरेटर है, इसे टर्नरी ऑपरेटर भी बोल देते हैं। तो देखो होता यहाँ पे अगर बात करें हम तो एक हो जाता है आपका यूनेरी। यूनेरी मतलब हो जाता है एक सिंगल जो वेरिएबल है उसके साथ काम कर लेता है। जैसे मान लीजिए ए प्लस प्लस है, बी प्लस प्लस है, और अगर कोई बात करता है ए प्लस बी तो इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी है, यानी कि दो के साथ काम कर रहा है। और अगर बात करें हम टर्नरी की तो टर्नरी तीन के कहाँ साथ काम करता है। ए बड़ा है 20 है तो क्वेश्चन मार्क लगाए और कॉलन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए ए इज़ ग्रेट, और बी यहाँ पे कॉलन लगा बी इज़ ग्रेट। तो इसका मतलब देखिए एक दो तीन के साथ काम कर रहा है। तो तीन मतलब दो से अधिक के साथ काम करने वाले को बोल देते हैं टर्नरी ऑपरेटर। और यह सी लैंग्वेज में एकमात्र टर्नरी है, यानी कि तीन ऑपरेंड के साथ काम करता है। इसका उपयोग कंडीशन के आधार पर वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे सिंटैक्स की बात करें तो कंडीशन यहाँ लगाएंगे, ए बड़ा है 20 है, एक्सप्रेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद ए इज़ ग्रेट, फिर दूसरा एक्सप्रेशन बी इज़ ग्रेट। तो इसका मतलब अगर ये सही है तो ये रन होगा एक्सप्रेशन 1, और नहीं तो दूसरा एक्सप्रेशन रन होगा। तो यहाँ पे कंडीशन सही है तो एक्सप्रेशन 1 और नहीं है तो एक्सप्रेशन 2 रन किया जाएगा। इसका कुछ एग्जांपल भी है, जैसे इंट, ए सी लैंग्वेज में है, इंट के साथ हमने ए ले लिए और बी ले लिए जिसमें 20 और 10 हमने इनपुट करा दिए, और इंट मैक्स नाम का एक और वेरिएबल ले लिए। मैक्स में हमने क्या डाल दिए हैं, ए बड़ा है 20 है तो क्वेश्चन मार्क हमने लगाए कि ए चला जाए अगर बड़ा है तो, और नहीं तो बी चला जाए, तो प्रिंट कर दिए मैक्स को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आएगा क्योंकि बी बड़ा है ऑलरेडी। इसमें 7 में भी देखें हम तो इंट हमने एन लिए, 7 इंट स्टोर कर दिए, और हमने मॉड्यूल चेक करे एन को मतलब या फिर 2 से भाग देते हैं तो शेषफल आना चाहिए 0, और अगर शेषफल 0 आता है तो इवन और नहीं आता तो ऑड।
तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि 7 है। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन मार्क वाला है, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर है। बाकी चीज़ें तो देखें तो एंड मतलब लेफ्ट टू राइट चलता है, और जो आपका एक प्रकार से और है वो लेफ्ट टू राइट चलता है ये भी, और जो आपका कैरेट है यानी केप है वो भी लेफ्ट टू राइट चलता है। जो सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट चलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिदम खालिस्तान, जो मैसेज एक प्रकार से मैसेज प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए यहाँ पे एक सिमेट्रिक की है। सिमेट्रिक मतलब सम्मित कुंजी है। इस पर एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है, इसका आपको बताना है। तो यहाँ पे TAC, जो PAC है, SAC, यहाँ पे ये तो कोई काम के नहीं है, मैक काम का है। ठीक है, तो ये मैक इसका राइट आंसर है। मैक मतलब हो जाता है यहाँ पे अगर देखें तो मैसेज एक्सेस कोड। ठीक है, तो मैसेज एक्सेस कोड के बारे में हम देख लेते हैं। सॉरी, मैसेज अथेंटिकेशन कोड। मैसेज अथेंटिकेशन कोड यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका मैक का फुल फॉर्म हो जाता है, और मैक एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जिसका उपयोग संदेश यानी कि जो मैसेज है उसकी अथेंटिकेशन के लिए और डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो मैक मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये सिमेट्रिक की का उपयोग करता है। सेंडर और रिसीवर के पास एक ही सीक्रेट की होती है। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने डेटा भेजा है, तो देखिए यहाँ ये डेटा भेज रहा है, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे एक सीक्रेट की यूज़ हो गई जिसने मैसेज को ऑथेंटिकेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड जो रिसीवर है उसके पास चली गई। ठीक, तो ये क्या है, मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक प्रकार से टेक्निक है, और इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, मैसेज में कोई टेम्पर ना करे, छेड़छाड़ ना करे, संदेश भेजने वाले की पहचान यहाँ पे प्रमाणित हो, इसके लिए इसका ज़रूरत पड़ जाती है। मैसेज प्लस सीक्रेट की, देखिए मैसेज प्लस सीक्रेट की यहाँ पे हो जाती है, और मैक जनरेट किया जाता है। ठीक है, रिसीवर उसी की से क्या कर लेता है, मैक को वेरीफाई कर लेता है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो जाता है, इंटीग्रिटी हो जाती है, और ये कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो एच मैक यानी कि हैज़ बेस्ड मैक हो जाता है, और सी मैक हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है। तो मैक हमने देखे, मैसेज अथेंटिकेशन कोड एक सिमेट्रिक की पर आधारित क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है, और मैसेज अथेंटिकेशन और डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने में ये हेल्प करता है, और एक ही सीक्रेट की यहाँ पे यूज़ की जाती है। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, तो सिंपल है। OSI मॉडल क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। OSI मॉडल मतलब ये सेंडर है और ये रिसीवर है, दोनों के बीच में डेटा को भेजना और डेटा को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम की ज़रूरत पड़ती है। उस नियम के एक स्टैंडर्ड होते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं OSI। OSI में टोटल 7 लेयर होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं OSI मॉडल की। OSI मॉडल एक प्रकार से सिस्टम है, तो इसका मतलब हो जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो ऐसा ही एक मानक स्टैंडर्ड मॉडल है, और यह बताता है कि नेटवर्क में डेटा को भेजना है और प्राप्त करना है और प्रोसेस करना है, तो वो किस पैटर्न में करना है, किस प्रकार करना है, तो उसमें रूल्स का कलेक्शन होता है। उसी रूल्स के कलेक्शन को बोल देते हैं OSI मॉडल। इसमें टोटल 7 लेयर होती है, जैसे आप देखोगे ऊपर के नीचे के क्रम में। क्लाइंट की तरफ देखें तो 7 से लेकर 1 तक आएगी, यानी कि फिजिकल लेयर तक आएगी एप्लीकेशन से, और उसके बाद जब रिसीवर पॉइंट में जाएगा या सर्वर पॉइंट में, तो लेयर 1 से लेकर फिर से लेयर 7 तक ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो इतनी सारी प्रोसेस हो जाती है एप्लीकेशन से, प्रेजेंटेशन, सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, और फिर जब रिसीवर के पॉइंट में जाएगी तो फिजिकल से डेटा लिंक, डेटा लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो एप्लीकेशन लेयर बोले तो यूज़र और नेटवर्क के बीच इंटरफेस है, HTTP है, FTP है, SMTP है, ये प्रोटोकॉल इसमें मिल जाते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब डेटा का फॉर्मेट, एनक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना। सेशन लेयर सेशन बनाना, बनाए रखना और समाप्त करना। ट्रांसपोर्ट लेयर बोले तो डेटा को रिलायबल ट्रांसफ़र करना, बोले तो TCP और EDP यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर में आपको राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग मिल जाती है, IP इसमें मिलता है। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम ट्रांसफ़र, एरर डिटेक्शन मिल जाता है जो मैक एड्रेस में मिलता है, और फिजिकल लेयर में बिट का एक्चुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे वायर और केबल के माध्यम से देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसा नहीं है, मैंने उसको आंसर में ही बदल दिया हूँ। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको टोपोलॉजी दी जाती है, टोपोलॉजी को यहाँ पे मिलाने के लिए दिया जाता है। जैसे बस टोपोलॉजी के सामने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक डिवाइस का एक समर्पित पॉइंट टू पॉइंट लिंक केवल एक केंद्रीय नियंत्रण हब होता है। तो बस टोपोलॉजी का ये आंसर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि बस टोपोलॉजी मतलब हो जाता है एक बैकबोन के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर ये सेकंड वाला था, केवल एक लंबी बैकबोन के माध्यम से सभी डिवाइसेस जुड़ी होती है।
ऐसे रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी में बैकबोन तो होता नहीं है, प्रत्येक डिवाइस केवल अपने निकटतम पड़ोसी यानी कि सर्कल पॉइंट में जुड़ा होता है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करें तो हाइब्रिड के माध्यम से क्या होता है, ये निकटतम पड़ोसी से नहीं होता, ये मुख्य स्टार टोपोलॉजी होती है। मतलब मुख्य स्टार टोपोलॉजी मतलब यहाँ पे एक जुड़ा है, फिर उससे सब बहुत सारे जुड़े हैं, फिर एक बस बन गई, एक रिंग बन गई, इस प्रकार से बहुत सारे टोपोलॉजी मिलकर हाइब्रिड बनाती है। और बात करते हैं स्टार की, तो स्टार में क्या हो जाता है, स्टार टोपोलॉजी में एक हब से सभी जुड़े होते हैं, हब से सभी जुड़े होते हैं, तो ये हो जाती है स्टार टोपोलॉजी। तो ये आपको ध्यान में रखना इस प्रकार से अगर मिलाने का आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क में किन्हीं दो नोड के बीच में, किन्हीं दो नोड बोले तो दो कंप्यूटर के बीच में सबसे छोटे पथों की लंबाई को संदर्भित करता है। तो अगर सबसे दूर की बात करें तो वो कहलाता है आपका नेटवर्क का रेडियस, पर यहाँ सबसे छोटे पथ की बात कर रही, सबसे छोटे पथ बोले तो नेटवर्क का डायमीटर कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेटवर्क का डायमीटर मतलब किसी भी दो नोड के बीच में मौजूद सबसे छोटे जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसमें से सबसे लंबी दूरी को दर्शाता है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ नेटवर्क का डायमीटर कहलाता है। नेटवर्क के रेडियस की बात करें तो ये केंद्र नोड से सबसे दूर तक के नोड की न्यूनतम अधिकतम दूरी है। और नेटवर्क का डायमीटर हमने देख लिए, नेटवर्क की रेंज कोई मानक टर्म नहीं है। नेक्स्ट है जिप्ट, जो की गई फाइल है। जिप मतलब एक प्रकार से कंप्रेस फाइल, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन हो जाता है, तो जिप में आपका डॉट ZIF होता है, यानी ZIP बोले तो जिप यहाँ एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है। जिप फाइल एक्सटेंशन की अगर बात करें तो एक प्रकार की कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग फाइल और फोल्डर का आकार कम करने या कंप्रेस करने के लिए किया जाता है और एक साथ उसे पैक करने के लिए किया जाता है। कुछ इस प्रकार का फोल्डर आप देख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, फाइल का साइज कम करना और एक से अधिक फाइल को एक साथ फाइल में रखना। लॉसलेस कंप्रेशन है ये एक प्रकार से, मतलब डेटा नष्ट नहीं होता है। कुछ इस प्रकार से हम राइट क्लिक करके सेंड कंप्रेस कर सकते हैं। बिन जिप के द्वारा विनरार और Z7 जिप के द्वारा भी हम जो है इसमें ये काम कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। यूजेस क्या है, ईमेल अटैचमेंट भेजना हो, डेटा ट्रांसफर करना हो, बैकअप लेना हो, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हो जाते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर पसंद आता हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए एग्ज़ाम तक मैं जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता रहूँ और आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।